नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पालित। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इस वक्त चीन में है और उनकी मुलाकात आज होने जा रही है चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ। दोनों देशों के बीच जो पेचीदा मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए, उसका हल निकालने के लिए इन दोनों की मुलाकात होने जा रही है। अब सवाल तो सबके जहन में यही है, चीन में डोभाल क्या बनेगी बात। अब ये सवाल भी बहुत पेचीदा है क्योंकि है ही ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो दोनों देशों के बीच है, जिसको सुलझाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है और हम उम्मीद ये करते हैं कि शायद आने वाले वक्त में इसका हल निकल आए। लेकिन इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए और भी बहुत सारे सवालों के जवाब पहले तय करने होंगे, जानने होंगे। तो पहला सवाल, सीमा विवाद कैसे सुलझेगा? भारत और चीन के बीच ये विवाद कैसे सुलझेगा? दूसरा सवाल, क्या चीन उन इलाकों को वापस करेगा जिन पर उसने कब्जा किया है? और तीसरा सवाल, क्या चीन को विकास के लिए भारतीय बाजार की जरूरत है? क्योंकि यही एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये बताएगा और तय करेगा कि ये दोनों मुद्दे सुलझेंगे या नहीं सुलझेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो हमारे यही है कि क्या सीमा विवाद सुलझेगा? अगर सुलझेगा तो कैसे सुलझेगा? अब मौजूदा हालात क्या है भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसे लेकर? अब स्थिति पहले से बहुत शांत है और सीमा विवाद अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, लेकिन पिछले दिनों लगातार जो बातचीत शुरू हुई है उसके बाद से चीज़ें बेहतर होने लगी है। खासतौर पे पिछले 5 साल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गलवान 2020 में हुआ था, उससे पहले डोकलाम हुआ था और उसके बाद जो एक स्टैंड ऑफ रहा 2020 के बाद लगभग 5 साल तक, उसमें अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि कमी आई है, डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन पूरी तरह से सुलझा नहीं है। अब पूर्वी लद्दाख में जिसका मैं जिक्र कर रहा था 2020 के बाद जो हालात बने थे, अब उसमें डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन जो सैनिकों की तादाद है क्या उसमें कमी आई है? अब LAC जो वास्तविक यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जमीन पर, दोनों देशों के बीच अभी भी इसको लेकर मतभेद है कि किसका कौन सा हिस्सा है या किसका कौन सा इलाका है, कहाँ तक पेट्रोलिंग हम जाएंगे, कहाँ तक वो पेट्रोलिंग करने आएंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों को लेकर भारत काफ़ी सतर्क है। दरअसल लद्दाख की अगर बात करते हैं तो जैसे कि डेप्सांग है या डेमचौक है, इन इलाकों में डिसएंगेजमेंट हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अब हाल ही में जो अपर सबासिरी जगह है, सुभासिरी इलाके में एक बार फिर से खबर आई कि यहाँ पर चीनी जो सेना है वो भारत को पेट्रोलिंग करने नहीं दे रही है या फिर उन्हें घुसपैठ की है। हालांकि इस पर कोई बात निकलकर सामने नहीं आई थी कि सरकार की ओर से तो कहा गया था कि इस वक्त कोई भी ऐसा इलाका नहीं है भारत का जो चीन के पास हो या चीन जिसमें कब्जा करके रखा हो। यानी 1962 के बाद से मैं बात कर रहा हूँ, 1962 के बाद से जो हालात हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अब दोनों देश अब सैन्य और कूटनीतिक बातचीत जारी रखे हुए ताकि इस मुद्दे को सुलझा सकें। अब भारत चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको पहले समझ लीजिए, फिर आगे आप समझ पाएंगे कि ये विवाद क्यों है और कैसे सुलझेगा। अब चीन का जो कब्जा है वो सबसे ज़्यादा, अब देखिए, लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में है और वो है अक्साई चिन। ये लद्दाख का इलाका है। ये लद्दाख का जो अक्साई चिन का इलाका, इसमें करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है इस वक्त चीन के कब्जे में है और 1962 की लड़ाई के दौरान ही यहाँ पर चीन ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद इलाका आता है सक्षम घाटी का, लगभग यहाँ पर 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया था, ये POK का इलाका था। ये जो सक्षम घाटी, ये POK का इलाका था जिसको चीन को पाकिस्तान ने 1963 में दे दिया। अब अरुणाचल प्रदेश में चीन करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर पर दावा करता है, लेकिन ये क्षेत्र चीन के पास नहीं है, ये भारत का ही हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जिस पर चीन दावा करता है। और LAC की जो लंबाई है लगभग 3,488 किलोमीटर की है LAC, जिस पर ये पूरा विवाद है जिसको सुलझाना है। अब लद्दाख में जो तैनाती हुई 2020 में, करीब 50 से 60 हज़ार सैनिक अभी भी तैनात हैं। भले ही डिसएंगेजमेंट यानी कि पीछे आए हैं, लेकिन जो भारत ने तादाद ना भारत ने कम की है और ना ही चीन ने इसमें कम की है। तो स्टैंड ऑफ की अगर बात की जाए, स्टैंड ऑफ खत्म हो गया, लेकिन जो सेना की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है वो अभी भी उतनी ही बनी हुई है। तो ये अभी हालात
आपको बता दिए। अब आते हैं पहले सवाल पर, जो मैंने बताया था कि ये जो सीमा विवाद है ये कैसे सुलझेगा। अब सीमा विवाद कैसे सुलझ सकता है, ये जो इलाके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इलाका जो है ये चाइना के पास है, चीन के पास है। उसी तरह से इस यहाँ पर एक इलाका है, इस इलाके में जो सक्षम घाटी है जिसके ये चीन ने ले रखा है, और एक है सीपैक का भी एक इलाका है, जो सीपैक यहाँ से, जो सीपैक है यहाँ से गुजरता है और यहाँ से जाते हुए ये आपके ग्वादर तक पहुँचता है। तो एक सीपैक का जो हिस्सा ये पाकिस्तान बना रहा है और ये भारत के गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके से गुजरता है, इसको लेकर भी भारत ने आपत्ति जताई है। और दूसरा यहाँ पर इलाका जो पड़ता है आपका, ये हो गया सिक्किम और यहाँ पर यह अरुणाचल प्रदेश। ये दो इलाके हैं जहाँ पर गतिरोध बना है। तो पहले आप सेक्टर समझ लीजिए, ये जो लद्दाख का जो सेक्टर है, लद्दाख में जो चीन के साथ ये इलाका है, यहाँ पर जो LAC है, ये LAC भारत के लिए वेस्टर्न सेक्टर है। तो वेस्टर्न सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न सेक्टर में जो अक्साई चीन का इलाका है, जिसपे डेप्सांग भी है, जहाँ पर स्टैंड ऑफ हुआ था। डेप्सांग में इस इलाके में भारत का जो मानना है कि ये पूरा इलाका भारत का है, लेकिन चीन ने इस पर 1962 से कब्जा करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर दोनों देशों को तय करना है कि क्या चीन वापस लौटाएगा वो ज़मीन और भारत को वो ज़मीन चाहिए। चीन के लिए दिक्कत है कि चीन ने यहाँ से, अक्साई चीन से एक हाईवे निकाला है, और ये जो हाईवे इसने निकाला है, जो इसके तिब्बत का जो पूरा ये इलाका है, इसको यहाँ पर जोड़ता है शिनजियांग प्रांत से। तो ये एक लाइफलाइन है पूरे तिब्बत के लिए, और यही वजह है कि लद्दाख के इलाके में अगर कोई भी हरकत होती है, ये जो रास्ता है ये बिल्कुल यहाँ से निकलता है, बहुत जो भारत का अक्साई चीन का इलाका यहाँ से ऐसे निकलता है। तो इस रोड की वजह से ही चीन लगातार भारत को इस इलाके से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात आती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो इलाका है ये पड़ता है आपका मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर में फिलहाल कोई कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं है। जो हालात वेस्टर्न सेक्टर में है और साथ ही ईस्टर्न सेक्टर में जिस तरह का कन्फ्रंटेशन है, इस इलाके में नहीं है। तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं, करीबन यहाँ पर तकरीबन 300 या 500 किलोमीटर के बीच का ये हिस्सा पड़ता है। ये जो इलाका है, यहाँ पर फिलहाल LAC पर कोई भी गतिरोध नहीं है, जिस तरह से वेस्टर्न सेक्टर या फिर ईस्टर्न सेक्टर में और मिडिल सेक्टर में फिलहाल। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है दोनों देशों के बीच इस विवाद को सुलझाने को लेकर। उसके बाद आती है सिक्किम की बात आती है। तो सिक्किम से ज़्यादा इस वक्त अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के साथ भारत का गतिरोध बना हुआ है, जिसमें चीन ये मानता है कि ये जो हिस्सा है करीब 90,000 किलोमीटर जो है, 90,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा ये दावा करता है कि ये चीन का हिस्सा है। इस पर एक गतिरोध बना। तो वेस्टर्न सेक्टर और साथ ही ईस्टर्न सेक्टर में ये दिक्कत बनी हुई है। तो सीमा विवाद कैसे सुलझेगा? चीन का उन इलाकों को क्या वापस करेगा जिन पर उसने कब्जा करके रखा हो? ये दूसरा सवाल है। अब चीन, अक्साई चीन का जो हिस्सा है यहाँ पर, ये हिस्सा जो है, क्या ये वापस करेगा? दूसरी बात है, क्या वो अरुणाचल के मुद्दे पर भारत ने जो दावा किया है उसको मानेगा? ये दो एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारत चीन के साथ बात कर रहा है और दोनों देशों के बीच कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इस विवाद को सुलझा लिया जाए। अब विवादों को सुलझाने के लिए आपको वैश्विक चीज़ों को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ चीन के जो रिश्ता है, चाइना का जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता है उसे समझना पड़ेगा, और भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसको समझना पड़ेगा। तभी आप ये समझ पाएंगे कि क्या दोनों देश सीमा विवाद को सुलझाने के लिए तैयार रहेंगे। अब चीन की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों को देखा जाए तो आखिरी बार 2015 में शी जिनपिंग ने दौरा किया था पाकिस्तान का, 2015 में।
उसके बाद शी जिनपिंग पाकिस्तान नहीं गए। उसी दौरान उन्होंने करीब 45 बिलियन डॉलर के सी पैक को मंजूरी दी थी। सी पैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात करते हैं। दूसरी तरफ भारत में अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब आए, उसके बाद से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी जो मुलाकातें हुई हैं वो लगभग 18 से 20 या उससे ज़्यादा बार हो चुकी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो रहा था वो था प्रधानमंत्री मोदी का 2018 में वुहान जाना और उसके बाद 2019 में शी जिनपिंग का भारत चेन्नई में आना। ये एक बहुत अहम मुलाकात थी। और 2020 के बाद जो स्टैंड अप हुआ था, उसके बाद दोनों देशों के बीच जो रिश्ते बने थे, उसके बाद मुलाकातें बहुत कम हो गई थी। लेकिन जो मल्टीलैटरल फोरम्स है, चाहे एससीओ हो या ब्रिक्स हो, इन सम्मेलन के दौरान दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात रही वो 2000 पिछले साल की रही। और पिछले साल जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी तंजीन में, और उस दौरान एससीओ की मीटिंग थी, उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच अब रिश्ते बेहतर हुए हैं। और उसी का एक संदेश लेकर इस वक्त अजीत डोभाल गए हुए हैं चीन में। जब उनकी मुलाकात होगी वांग यी से, तब वो एक फॉर्मल इन्विटेशन को लेकर भी बात होगी कि ब्रिक्स के लिए शी जिनपिंग भारत आएंगे। और दोनों देशों के बीच उस दौरान किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, क्या मसौदा रहेगा, क्योंकि एक बायलैटरल मीटिंग हो सकती है उस वक्त चीन के राष्ट्रपति के साथ। और दोनों देश हो सकता है कि जो ये मुद्दे हैं, खासतौर पर एलएसी का जो मुद्दा है, इसको सुलझाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं जब बातचीत होती है तो कुछ आपको देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको कुछ मिलता है। तो किस जगह पे दोनों देश आकर रुकेंगे और ये मसला सुलझाएंगे, ये जब दोनों नेता साथ में बैठेंगे। और उससे पहले जो एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है अजीत डोभाल और वांग यी साथ में मिलकर, ये एक अहम मीटिंग मानी जा रही है इस वजह से। और साथ ही साथ भारत की कोशिश ये है कि शी जिनपिंग भारत आए ताकि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हो सके और जो भी मसले हैं, चाहे वो सीमा विवाद हो या दूसरे भी मुद्दे हैं, उसके ऊपर आगे बात बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो एलएसी का ही मुद्दा है। दूसरी बात ये आती है कि लगातार जो कोशिश हो रही है इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, उसके लिए जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो एनएसए अजीत डोभाल हो या चीन की ओर से वांग यी हैं, इन दोनों के बीच जो मुलाकातें हो रही हैं, आप सोचिए कि ऐसे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकातें लगभग 25 दफ़ा हो चुके हैं। ये 25वां हो रहा है, तो इससे पहले 24 बार हो चुकी हैं। उसी तरह से WMCC के जरिए भी 36 बैठकें हो चुकी हैं जब से WMCC अपने वजूद में आया है। तो कई ऐसे फोरम्स हैं जहां पर भारत और साथ ही साथ चीन है। अब WMCC की बात कर रहा हूँ, हाल ही में 6 अगस्त को बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें दोनों देशों के जो अधिकारी हैं वो बैठते हैं और अपने जो मसले हैं उनके ऊपर आगे बातचीत करते हैं, जिसमें LAC भी एक मुद्दा है और साथ ही साथ जो एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है कई इलाकों में, उसको लेकर भी बातचीत होती है। अब बातचीतें हो रही हैं, लेकिन साथ में चीन को ये देखना है कि चीन क्या भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए तैयार है। भारत ये चाहता है कि अगर LAC का मुद्दा सुलझ जाता है तो फिर चीन के साथ भारत के कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं है जिसको लेकर भारत चीन के साथ कोई अदावत रखे और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन चीन क्या देखता है, चीन के लिए समझना जरूरी है कि चीन का एक बहुत अहम साझेदार है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ जो उसकी ये साझेदारी है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ चीन के रिश्ते के बीच में आता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है इस इलाके में दबदबे के लिए हो या फिर साथ ही साथ भारत के को चेक करने के लिए हो। क्यों कहीं ना कहीं देखिए, इस वक्त दुनिया के अगर टॉप इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो उसमें सबसे ऊपर कौन है? उसमें सबसे ऊपर है US, और ये करीब करीब 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उसके बाद आता है चाइना की लगभग 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आती है। तो ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े इस वक्त कह सकते हैं कि आप बड़े इकोनॉमीज हैं। और भारत एक ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और माना जा रहा है कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। अभी भारत 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और करीब 5वें नंबर पर है, और उसके बाद जैसे ही भारत आगे बढ़ता जाएगा तो जर्मनी जो तीसरे नंबर पर उसको पार करके भारत पहुंच जाएगा। तो चीन कभी नहीं चाहता है कि उसके सामने एक ऐसा देश आ जाए जो उसको चुनौती दे हर लिहाज से। अब दुनिया के टॉप अगर मिलिट्री पावर में देखेंगे तो भी अमेरिका, चाइना, रशिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो यही वजह है कि चीन अक्सर पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है ताकि वो भारत को रोक सके। अब बात आती है लेकिन जो मौजूदा हालात बने हैं और जिस तरह से अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ्स लगाना शुरू किया, उससे चीन की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं डेंट आया है। अमेरिका और चीन के बीच अगर हम बात करते हैं तो करीब 650 बिलियन डॉलर की ट्रेड ये अमेरिका के साथ है, चाइना का। भारत के साथ कितना आता है?
लेकिन इसमें डेफिसिट भी सोचिए, करीब 202 बिलियन डॉलर की डेफिसिट है। यानी कि अमेरिका के साथ डेफिसिट है और अमेरिका चाहते हैं कि इस डेफिसिट को कम किया जाए। दूसरी तरफ भारत के साथ देखा जाए तो भारत के साथ जो इकोनॉमी है वो कैसी है, ट्रेड है चाइना की, तो उसमें 151 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हो चुका है इस वक्त, जो वाकई में बहुत बड़ा है। 2020 में अगर देखने जाएंगे उसके मुकाबले तो पिछले 5-6 साल में इतना बड़ा कि 151 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड चीन और भारत में हो चुका है। लेकिन डेफिसिट भी बड़ा है। डेफिसिट कितना हो गया? 112 बिलियन डॉलर के डेफिसिट है। यानी कि भारत ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से बनिस्बत की कितना एक्सपोर्ट करता है। हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? एक्सपोर्ट करीबन 19.47 बिलियन डॉलर्स का है इस वक्त। तो कहाँ 19 हम देते हैं और 112 के करीब हम लेते हैं, खरीदते हैं। तो जो डेफिसिट है दोनों देशों के बीच वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया उसमें करीब 36% की बढ़त आई है और जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें 19% की ग्रोथ देखी जा रही है, जो दोनों देशों के बीच हुआ है। तो यही अब है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट चीन के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार जो टैरिफ लगा रहा है उसके वजह से बताया जा रहा है करीब 2.5% की तो एक चाइना की ग्रोथ में कमी आई है। और यही अगर बढ़ता रहा तो फिर क्या होगा आगे अगर ये बढ़ता रहा तो चीन की इकोनॉमी और ज़्यादा डेंट करेगी, क्योंकि 2020 के मुकाबले अगर देखा जाए तो चीन की जो इकोनॉमी, क्योंकि कोविड आया था उस दौरान एक झटका लगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे जो सैंक्शंस लगाया गया, टैरिफ लगाए गए चीन के ऊपर, तो उसने चीन की इकोनॉमी को पूरी तरह से तो कुछ बर्बाद नहीं किया, लेकिन उसके बीच स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए। तो धीरे धीरे, क्योंकि सोचिए 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो वक्त लगेगा उसको धीरे धीरे नीचे आते होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मंदी आ रही है धीरे धीरे, उसके कई सारे सेक्टर्स इस वक्त नीचे जा रहे हैं, खास तौर पे जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन रहा है चीन के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मेजर डेंट देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि चीन की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर पूरी दुनिया क्यों डिपेंडेंट है? रेयर अर्थ मटेरियल्स की वजह से। वो दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका पूरा कब्जा है। 90% जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, चाहे वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए चाहिए, चाहे आपको बैटरीज बनाने के लिए चाहिए, ये सभी सामान भारत एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है चाइना से, और पूरी दुनिया इंपोर्ट करती है चाइना से। तो इसी वजह से चीन एक बहुत बड़ा बाजार है। दूसरी तरफ है कि जिस तरह से भारत ने अपनी ट्रेड को बढ़ाया है चीन के साथ, वो कहीं ना कहीं अब चीन को अगर अपनी ग्रोथ इंजन बनाए रखनी है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, बाकी देश हैं, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसा देश है जिसमें 1.4 बिलियन 140 करोड़ की जो आबादी, एक बड़ा बाजार है, उसको चीन मिस नहीं कर सकता किसी लिहाज से। और उसको जो पैसा भी आ रहा है वो कॉम्पनसेट कर रहा है जो उसको नुकसान दूसरी जगहों से हो रहा है। और भारत के साथ जितना ट्रेड बढ़ेगा उतना चीन की जो इकोनॉमी है उतनी स्टेबल रहेगी, वो नीचे नहीं जाएगी। और ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से चीन हो सकता है कि भारत के साथ एलएसी के मुद्दे को सुलझाने के लिए आगे कदम बढ़ाए। लेकिन अभी भी चीन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या वो भारत को अपने सामने बढ़ते हुए देख सकता है जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है। अब आईएमएफ की अगर रिपोर्ट देखते हैं तो ग्रोथ कितनी है चाइना की, आईएमएफ की ओर से अगर देखी जाए तो उसकी जीडीपी की जो है 4.5% है और भारत की 6.5 से 7% बताई जा रही है। तो भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चीन के साथ भी मुकाबला में देखें तो भारत उससे कहीं आगे, करीब 2.5% ज़्यादा है। तो ये जो एक कंपटीशन है और चीन का जो एक वर्चस्व बनाने का जो एक आप कह सकते हैं कि उसकी एक ख्वाहिश है, जो लगातार वो कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो रिश्ते सुधर भी सकते हैं उसके बीच में आ रहा है। तो जो 3 सवाल आपके सामने रखे थे, तो सीमा विवाद कैसे सुलझेगा? सीमा विवाद तभी सुलझ सकता है जब दोनों देश जो बातचीत कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आपको गिव एंड टेक जिसे कहा जाता है एक दूसरे का। और क्या चीन उन इलाकों को वापस करेगा जिन पर उसने कब्जा किया है? क्योंकि इसी के जरिए ही तो भारत आगे बढ़ेगा, इसके बाद तो बात बनेगी। और चीन उसके बदले भारत से क्या चाहता है? और क्या चीन विकास के लिए भारतीय बाजार की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। तो जब ये ज़रूरत आती है तो कहीं ना कहीं ये और ये जो मुद्दे हैं वो सुलझते हुए नज़र आते हैं। अब चीन और
भारत के दोनों प्रतिनिधि बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में जब शी जिनपिंग आएंगे और उस दौरान व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पर रहेंगे तो RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना की जो एक मीटिंग होती है वो अगर मीटिंग हो जाती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि अमेरिका को, जिस तरह से अमेरिका ने इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट या दूसरे इलाकों में अपना एक वर्चस्व बना के रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं चीन को कई जगहों पे उसने आघात किया है, चाहे वो ईरान तो उसका एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है खासतौर पे तेल के लिहाज से, दूसरी तरफ वेनेजुएला को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है, तो एक तेल का स्रोत चला गया है चाइना का। तो चाइना की भी कोशिश ये होगी कि रशिया और भारत के साथ मिलकर वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक तैयार करे जिसको लगातार कोशिश कर रहा है रशिया भी कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हो सकता है कि एक बीच का रास्ता निकले और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच ये LAC का मुद्दा सुलझ जाए। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है पाकिस्तान, और वो चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके रीजनल डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या चीन उसको छोड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा है और ना ही अपने संप्रभुता को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखिए।